आज इस बुलेटिन में बात होगी राज्यसभा चुनाव में खुली बीजेपी की पोल की, राहुल गांधी के बीजेपी पर करारे वार की, बात करेंगे बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की पड़ी फटकार की, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में बनी बात की, जानेंगे कैसे चंडीगढ़ निगम चुनाव में बीजेपी का खेल हुआ फेल, और बुलेटिन के आखिर में बात किसान आंदोलन की। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आपने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उतारा मैदान में। कांग्रेस ने नीति आयोग की सर्वे रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा 46 रुपए रोज पर गुजर करने को मजबूर 5% लोग। नीति आयोग आजकल गरीबी को लेकर झूठ परोस रहा। लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, सितंबर में कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 305 अंकों की तेजी के साथ 73,095 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 76 अंकों की तेजी के साथ 22,198 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी, और ऐसा हुआ भी। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें दिन भर आती रही, जिस कारण से हंगामा मचा रहा, और यह हंगामा काउंटिंग के दौरान भी मचा। तो किसके पक्ष में रही राज्यसभा चुनाव की बाजी, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। कर्नाटक बीजेपी विधायक सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की हार तय कर दी। तो यूपी में सपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी के संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि सभी विधायकों को वोटिंग के बाद सीआरपीएफ की गाड़ी से हरियाणा ले जाया गया है। हमारे विधायकों को अपहरण किया गया है। काउंटिंग के दौरान भी यूपी और हिमाचल प्रदेश में जमकर हंगामा रहा। एक वोट को लेकर कांग्रेस, सपा और बीजेपी के एजेंटों के बीच लड़ाई चलती रही। इस बीच सबसे पहले कर्नाटक में राज्यसभा के नतीजे घोषित हुए। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस के 3 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार जीता है। चुनाव में कांग्रेस के अजय माकन और नसीर हुसैन को 47 वोट मिले, जबकि जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट हासिल हुए। वहीं बीजेपी के नारायण सा भांडा को 47 वोट मिले हैं। 5वें उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले कुपेंद्र रेड्डी को 36 वोट मिले। उन्हें जेडीएस के 19 और बीजेपी के केवल 16 वोट मिले हैं। इससे कुपेंद्र रेड्डी की हार हुई है। इस बीच हिमाचल में मामला टाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 वोट मिले हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के वोट को रद्द करने की मांग की। बबलू को बीमारी की हालत में वोटिंग के लिए विधानसभा लाया गया था। बीजेपी का आरोप, बबलू को वोट दिलवाने के लिए सीएम ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। इस बीच यूपी में भी सपा के 2 वोटों पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। यूपी में सपा के 1 उम्मीदवार की हार हुई है तो 2 जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए हैं। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का खेल हुआ, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। तो उसकी इन मुश्किलों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने और भी बढ़ा दिया है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं से जुड़े कथित पेपर लीक घोटाले ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर असंतोष और राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की निंदा की और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की तीखी टिप्पणियों ने स्थिति की गंभीरता बताई है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी सरकार देश के भविष्य की दुश्मन बन गई है। कहीं भर्ती के लिए तरसते छात्र, कहीं पेपर लीक से हताश छात्र, कहीं नियुक्ति के लिए कोर्ट का चक्कर काटते छात्र, तो कहीं आवाज उठाने पर लाठियों की मार सहते छात्र। आरओ एआरओ से लेकर पुलिस भर्ती तक और रेलवे से लेकर सेना तक एक भी परीक्षा न्यायपूर्ण ढंग से करा पाने में नाकाम भाजपा सरकार अपना गुस्सा युवाओं पर निकाल रही है। नौकरी पैदा करने वाले संस्थान अपने मित्रों को बेचकर युवाओं को ठेके पर रखना मोदी की पॉलिसी है और शोषण मोदी की गारंटी। मोदी सरकार छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर लगा ग्रहण है।
जिसने उनसे उम्मीदों की रोशनी छीनी है। इस अपराध के लिए इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी की पॉलिसी और गारंटी पर भी राहुल ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि नौकरी पैदा करने वाले संस्था अपने मित्रों को बेचकर युवाओं को ठेके पर रखना चाहती है। मोदी की पॉलिसी है और शोषण मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर लगा ग्रहण है, जिसने उनसे उम्मीदों की रोशनी छीनी है। इस अपराध के लिए इतिहास नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी हर मोर्चे पर फेल होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि बीजेपी सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन जिन उद्योगपतियों को बीजेपी का करीबी माना जाता है वो भी मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 2022 में मामला दाखिल किया था। IMA ने याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। केस की सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कर रहा है। हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। वहीं कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वहीं रामदेव ने कोविड के दौरान भी दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय के द्वारा फटकार लगाई गई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा गया था। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब रामदेव इस तरीके से घिरे हों। इससे पहले भी कई बार रामदेव घिर चुके हैं। एक बार फिर से रामदेव के साथ साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगी है और केंद्र की सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर घिर गई है। रामदेव की कंपनी के फर्जी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। रामदेव मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं तो रामदेव को फायदा पहुंचाने के आरोप बीजेपी की सरकार पर भी लगते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ही मुसीबत में दिख रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूत दिखाई दे रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया जाता रहा है कि इंडिया में यहाँ बात नहीं बन पाएगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी की उम्मीद टूटती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये खुद अपने देश को मुसीबत में डालने जैसा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा अक्सर होता है। कुछ लोग किसी पार्टी से जुड़ते हैं और अलग होते हैं, इससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे तथ्यों का पता लगाएं और इस पर विचार करें कि किस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी पर आश्चर्य व्यक्त किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि सरकार संसदीय चुनाव तो कराने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और दिल्ली में इसके लिए पहले दौर की बैठक भी हो चुकी है। मतलब साफ हो गया है कि दिल्ली यूपी के बाद अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी सीट बंटवारा तय हो गया है, जिससे कश्मीर में भी इंडिया मजबूत हो गया है। अब इंतजार लोकसभा चुनाव का है तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में इंतजार डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव का चल रहा है। 27 फरवरी को इन पदों के लिए वोटिंग होनी थी। बीजेपी जल्द ही चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्मीद पर इंडिया ने पानी फेर दिया है। चंडीगढ़ मेयर पद हाथ से निकलने के बाद अब बीजेपी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भी जबरदस्त झटका लगने वाला है। 27 फरवरी को इन दोनों ही पदों के लिए चुनाव होना था। कांग्रेस और आप गठबंधन चुनाव का विरोध कर रहा था।
सबसे बड़ा सवाल तो ये ही था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव निगम का मेयर कराता है और मेयर ने शपथ ही नहीं ली थी। ऐसे में सवाल तो चुनावों पर ही खड़े हो गए थे। बीजेपी और उसके समर्थक पार्षद आज निगम कार्यालय भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस और आप के पार्षदों ने दूरी बना ली, जिसके बाद आज होने वाला चुनाव टाल दिया गया। यानी कांग्रेस और आप जो चुनाव टलवाना चाहते थे वो कामयाब हो गए और बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई, जिसके बाद अब नए सिरे से चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अब ये चुनाव नए सिरे से 4 मार्च को सुबह 10 बजे होंगे। लेकिन इस बीच ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है, यानी बीजेपी इंडिया की रणनीति में फंसती दिखाई दे रही है। दरअसल आप और कांग्रेस चुनाव को कुछ समय बाद कराने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके 3 पार्षद इस समय बीजेपी के साथ हैं और आपकी कोशिश है कि पहले पार्षदों से बातचीत हो जाए, जिससे वो बिना किसी दबाव के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। चंडीगढ़ निगम में 35 पार्षद हैं, सांसद को भी वोट देने का अधिकार है, इसलिए 36 वोट हो जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए 19 वोट चाहिए, जिसमें से आपके 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों की मदद से ये संख्या पूरी हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने आपके 3 पार्षद अपने पक्ष में कर लिए थे, लेकिन आपका दावा है कि पार्षद को दबाव में लेकर बीजेपी ने अपने पक्ष में किया है। पार्षद जब परिवार के साथ आएंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। इंडिया के आगे अब बीजेपी की हर रणनीति फेल हो रही है। इसी बीच बिहार में भी एनडीए सरकार के साथ बड़ा खेला होने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है और आज तेजस्वी ने नीतीश के साथ ही मोदी सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 10 दिनों के लिए बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा में तेजस्वी अब तक जहां जहां गए हैं, वहां जनता ने जबरदस्त ढंग से उनका स्वागत किया है। तेजस्वी भी जनता को विश्वास में लेने के लिए अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में किशनगंज से पूर्णिया होते हुए देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का कारवां कटिहार पहुंचा। मिर्चाई बाड़ी हनुमान मंदिर चौक पर कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का स्वागत जमकर किया। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार पूरे बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में बिहार बदल कर रहेगा। वहीं राजद विधायक किरण देवी के घर छापेमारी के सवाल पर कहा कि अब ऐसी छापेमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी सीबीआई जब भी विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी कर रही है, समझ जाइए कि बीजेपी घबराई हुई है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी आपसे घबराई हुई है। नीतीश कुमार के साथ छोड़ने और भाजपा से लड़ाई लड़ने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि उनके साथ चाचा और बिहार की जनता का आशीर्वाद है। इस हौसले पर इस लड़ाई को बखूबी लड़ते रहेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की यात्रा कटिहार मेडिकल कॉलेज से निकलकर अंबेडकर चौक, मिर्चीबाड़ी, हाजीपुर, कोडा प्रखंड के कोलासिल, गोड़ाबारी, फुलवरिया, समेली, कुसेला होते हुए भागलपुर की ओर रवाना हुई। वहीं जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी कटिहार मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मैदान में क्रिकेट खेलते हुए भी दिखे। और बुलेटिन के आखिर में बात किसान आंदोलन की। किसान एमएसपी सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इस समय किसान डटे हुए हैं। 29 फरवरी तक यही पड़ाव है। इसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। तो आज किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। किसान मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इसी दौरान खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की जान चली गई है। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले करनैल सिंह की तबियत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने अंबाला में 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। किसान अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोली जा रही हैं। आज किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच पर चर्चा की है। वहीं 28 फरवरी को फाइनल दिल्ली कूच करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरमन पंधेर ने कहा कि बीते दिन उनके आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिला है। भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासियों ने किसानों को समर्थन दिया है। शुभ
शुभकरण के मामले में पंजाब पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हम हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। 2 ग्रुप जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रस्ताव भी रखा गया है कि एक संगठन बना लीजिए। उन्होंने कहा कि 29 तारीख तक के फैसले का निर्णय SKM अराजनीतिक का है, उसी के अनुसार आगे की रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। आंदोलन कर रहे संगठनों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूंके। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।